हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग अब यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले जो 4 लेक्चर्स लिए अभी तक वो हम लोगों का हो गया स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले का वो बेसिक्स जो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अब आज से आप कह सकते हैं कि हम आपका ऑफिशियली यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके अभी से जो आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे लिखी हुई वो सारे आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस रहेंगे, चाहे वो थ्योरी में पूछे चाहे वो आपको न्यूमेरिकल में पूछे। अब इस तरह के जो आपका यूनिट होता है इसमें अब जैसे आपका यूनिट 1 को अगर देखें तो ये स्टील स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 चीज़ों को कंबाइंड किया हुआ है, 2 चीज़ों को बेसिकली। पहला है आपका टेंशन मेंबर, जिसमें आपका ये 1.1 टेंशन मेंबर है, 1.2 टेंशन मेंबर है। ठीक है, उसके बाद है आपका कॉम्प्रेशन मेंबर। अब कॉम्प्रेशन मेंबर में भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है जो आपका मेन जो आपका जैसे टेंशन का आप कैलकुलेशन करेंगे वैसे ही आप कॉम्प्रेशन का भी कैलकुलेशन करेंगे, वो आपका एक पार्ट हो जाएगा, वो है आपका ये 1.3 में। और फिर कंप्रेशन मेंबर में जो आपके जनरली जैसे आप ट्रसेस वगैरह में जो कंप्रेशन मेंबर लगाते हैं उसके अलावा जब आप कॉलम्स में आते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह जब स्टील का बनेगा तो उसका जो कॉलम्स होगा उसका कुछ स्टोरी है जिसको हम लोग कहते हैं लेसिंग्स हो गया, बैटनिंग्स हो गया, मतलब बैटन्स हो गए, आपके लेसेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में अभी आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाना है। जो ये आप लास्ट वाला पार्ट देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बिल्ट अप सेक्शन, स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, अभी आगे और एक्सप्लेन करेंगे। लेसिंग और बैटनिंग के बारे में भी आपको बताना है। अब लेसिंग बैटनिंग कहाँ यूज़ होगा? कॉलम्स में यूज़ होगा। तो कॉलम्स में भी तो लोड लगेगा कॉम्प्रेसिव ही, इसीलिए यूनिट तो होगा ये कॉम्प्रेशन मेंबर ही, लेकिन ये क्या होता है, ये अलग टाइप हो जाता है। अब इसके बारे में आपको क्या लिखा है कि नो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सिर्फ आपको थ्योरी जानना है इसके बारे में, पूरा स्टोरी समझ लेना है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो पूछ देगा कि लेसिंग या बैटनिंग के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, या दोनों के बारे में बोल देगा कि एक्सप्लेन कीजिए। तो जो थ्योरी आप यहाँ देखेंगे बस सेम टू सेम थ्योरी डायग्राम के साथ, फॉर्मूलेज के साथ आपको वहाँ पे लिख देना है। अब इसमें इसके आगे और कुछ नहीं करना हम लोगों को। तो ये 3 पार्ट में हम लोग अपने इस यूनिट को अब कवर करने जा रहे हैं। और इसमें अब इसलिए टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जहाँ पे भी हम जैसे आपको ये फॉर्मूला बताना चाहेंगे तो इस फॉर्मूला को बताने का जो बेस है वो हम आपको बता चुके हैं। जब आप आगे समझेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे कैसे हम आपको सारी चीज़ों को बिल्डअप करके यहाँ तक आपको लाए हैं। अब अगर आप अभी से पहले ये चारों लेक्चर्स को अगर आप स्किप किए हैं या फिर बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखे हैं, फॉरवर्ड करके देखे हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको कोई चीज़ें समझनी है लाइफ में तो आप उन चारों लेक्चर्स को पहले पूरा सुन लीजिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि वो एक वैसा इंट्रोडक्शन है जो टेक्निकल इंट्रोडक्शन है जिससे आपको हमेशा जो क्यों का जो क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ पे क्यों हो रहा है वो वहाँ से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो क्योंकि वो यूनिट सेमेस्टर 6 में आपका यूनिट नंबर 1 जो रहेगा वो कनेक्शन का रहेगा, तो अभी फ़िलहाल हमको बताना भी ज़रूरी था, इसलिए हम आपको वहाँ पे उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो आपको समझा दिए। ठीक है, तो वो 4 लेक्चर से न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आपको थ्योरी नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे सारे आपको 1.1 से 1.4 के बीच में से। ठीक है, अब हम लोग कैसे स्टील का टेंशन मेंबर कॉम्प्रेशन मेंबर पढ़ेंगे। पहले अभी फ़िलहाल आप इस नोट्स को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट्स को आप देखिए, जहाँ पे हमको ज़रूरत होगा हम वाइट शीट पे जा करके फिर आपको वहाँ पे उन सारी चीज़ों को डायग्राम बना करके थ्योरी के साथ समझा देंगे, फिर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह दिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक, जब आप टेंशन मेंबर पढ़ने जा रहे थे तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि टेंशन मेंबर आपका किसको कहते हैं। जैसे हम लोग ट्रस्ट की, अब जब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं तो सारी चीज़ें जो होंगी वो ट्रस्ट के रेस्पेक्ट में समझिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रस्ट के रेस्पेक्ट में ही समझाई जा रही हैं। ठीक है, ये आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे कि ये एक मेरा इस तरह से ट्रस्ट चल रहा है, ये मेरा स्टील का ट्रस था। हम आपको बताएं कि ये हमेशा कंप्रेशन मेंबर होगा, ये हमेशा टेंशन होगा, ये हमेशा टेंशन होगा, क्योंकि लोड हम लोगों का ऊपर से ही आने वाला है और नीचे की तरफ लगने वाला है जनरल केस में। ठीक है, और ये सारे जो मेंबर्स होंगे इन सारे मेंबर्स का कहा नहीं जा सकता है कि कंप्रेशन कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी टेंशन ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी फोर्स ज़्यादा रहने वाला है, जैसे कंप्रेशन के लिए मैक्सिमम लोड निकल के आया 50 किलो न्यूटन और इसके लिए निकल करके आया 80 किलो न्यूटन, तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों मेंबर्स को 80 किलो न्यूटन के लिए सेव कर देंगे। अगर 80 में सेफ हो जाएगा तो कभी अगर उसका रोल चेंज हो गया, रिवर्सल हो गया और ये अगर कंप्रेशन मेंबर की तरह बन गया तो फिर मैक्सिमम लोड कितना ही जा सकता है, 50 ही तो जा सकता है। तो फिर हम लोगों का हर हाल में ये जो ट्रस है वो सेफ रहेगा।
क्योंकि अगर रोल चेंज होकर टेंशन में आया तो मैक्सिमम 80 तक जाएगा, अगर कॉम्प्रेशन में गया तो मैक्सिमम 50 तक जाएगा। तो 80 हो या 50, आपको मैक्सिमम 80 के लिए आप डिज़ाइन कर दीजिए, आपका ट्रस्ट सेफ रह जाएगा। तो इनमें क्या करना पड़ता है, दोनों कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, टेंशन मेंबर वाला भी, कॉम्प्रेशन मेंबर वाला भी। दोनों को अलग अलग करके चेक कीजिए, दोनों के हिसाब से जो मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है उसके हिसाब से जो भी साइज़ रिक्वायर्ड होगा वही साइज़ हम लोग लगा देंगे। जैसे आप यहाँ ये एंगल देख रहे हैं, ये डबल एंगल देख रहे हैं। अब इस एंगल का भी आपको हम बताया है कि अलग अलग साइज़ होता है। ये जो हाइट है इसको हम लोग लेग्स बोलते हैं। अब ये हाइट आपका 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, 100 हो सकता है। थिकनेस आपका ये वाला होता है, ये दोनों सेम ही थिकनेस का होता है, कभी ये दोनों अलग अलग नहीं होगा। तो ये थिकनेस जो है ये आपका 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो इतने सारे थिकनेसेस का मार्केट में अवेलेबल है। आपको कौन सा चुनना है, 80 का लेंथ और 10 mm का थिकनेस वाला अगर चुनना है तो ये कैसे डिसाइड होगा, कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई आपको डायमेंशन, कोई क्राइटेरिया के रिक्वायरमेंट होगा जो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, और उससे ज़्यादा वाला जो वैल्यू मिल रहा होगा, जैसे आप आरसीसी में किए, कुछ क्राइटेरिया से आप क्या करके लाए, एएसटी कैलकुलेट करके लाए। और जब एएसटी आपको मिल गया उसके बाद आप डिसाइड किए कि आपको 3 बार लगाना है तो 20 का लगेगा, अगर 6 बार लगाना है तो 10 का लगेगा, अगर 4 बार लगाना है तो 12 का लगेगा, और तीनों ही करेक्ट हो जाता है आंसर। तीनों का ही जो वैल्यू है वो एएसटी से ज़्यादा ही आता है। तो पहले आपको एएसटी निकालना होगा, उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि आप कौन सा डायमीटर का बार लगाने वाले हैं। उसी तरह आपको ये साइज़ कौन सा रिक्वायर्ड होगा टेंशन में, कॉम्प्रेशन में, उसके लिए पहले आपको कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये जो मेंबर है ये किस किस वजह से फेल हो सकता है। एक बार ये समझ में आ गया कि इसको, जैसे ये एंगल है, इसके फेल होने का, जैसे आपको हम अभी कनेक्शन पढ़ा रहे थे तो हम आपको 6 टाइप्स के फेलियर समझाए थे, जिसमें से 3 हम आपको बताए थे कि पिच, गेज, इन सब को ही अगर हम लोग ठीक से लगा दें तो 3 तरह के फेलियर वैसे ही बच जाते हैं। तो रिमेनिंग आपको 3 तरह का जो फेलियर है वो रह गया। तो आपको पता चल गया ना कि उन 3 फेलियर के हिसाब से अगर आप लोड निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि मिनिमम कितने लोड के बाद मेरा मेंबर फेल हो जाने वाला है। उसके हिसाब से आप बोल्ट लगाना है तो उतना नंबर ऑफ बोल्ट लगाएंगे, अगर वेल्डिंग करना है तो उतना आप वेल्डिंग करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट पूरे स्टील स्ट्रक्चर में चलेगा। कुछ चीज़ें निकालनी होंगी। अब जो चीज़ें निकालने हम बार बार बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें निकलेंगी, वो इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि अगर आपका जैसे आरसीसी में हो रहा था कि अगर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है तो बॉटम के साइड में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता, तो वो कुछ चीज़ क्या था, बेंडिंग मोमेंट था, आप वो निकाले। जब आप चले गए आप शेयर बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ में, तो शेयर में वो कुछ चीज़ क्या था जिसकी वजह से फेल हो रहा था, शेयर फोर्स हो रहा था, तो शेयर फोर्स आप मैक्सिमम वैल्यू निकाले। फिर उसमें से आपको स्टीरप्स प्रोवाइड करना था, तो स्टीरप्स कितने के लिए प्रोवाइड करना था, तो टोटल शेयर फोर्स में से कंक्रीट जितना रेजिस्ट कर सकता है वो हटा देंगे, जो रिमेनिंग फोर्स रह गया है वो ऑब्वियसली हम लोगों का स्टील लेगा, तो उसके लिए फिर हम लोग स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये गेम समझना पड़ता है कि वो कुछ चीज़ क्या होगा। जैसे टेंशन मेंबर आप पढ़ रहे हैं तो अब टेंशन मेंबर में वो कौन सा फोर्स होगा जो आपको परेशान करेगा, किसको आप किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको उसका थिकनेस, उसका लेंथ, ये सारी चीज़ें अगर आप दे देंगे तो वो अपने आप कंपनसेट हो जाएगा। जैसे बेंडिंग मोमेंट के लिए आप छड़ प्रोवाइड कर दिए तो आपका जो टेंशन साइड में जो फोर्स आ रहा है, जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था, वो आपका रेजिस्ट हो गया। उसी तरह से टेंशन मेंबर जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे स्टील में, तो उसमें भी कुछ फोर्स आ रहे होंगे जो उसको परेशान करेंगे, एक मेंबर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। उसको आपको एक तो पहले थ्योरी के हिसाब से वो जानना है कि वो कौन सा फोर्स होगा, उसका फॉर्मूला कैसे निकल करके आएगा, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल में आपको यही चीज़ चेक करना होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि एक टेंशन मेंबर है, उसका फलाना फलाना साइज़ बता देगा और बोलेगा कि इसमें सबसे मतलब मिनिमम, सबसे मैक्सिमम हम कितना लोड दे सकते हैं जिसमें मेरा मेंबर सेफ रहे, फेल नहीं हो, इसका मतलब है कि उस मेंबर का मैक्सिमम कैपेसिटी आपको जानना है। तो फिर जो जो तरीका होगा, जो जो फेलियर का पैटर्न होगा, उसका फॉर्मूला याद करेंगे आप, उसको पुट करेंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। यही एक बेस है किसी भी पेपर को पढ़ने का। स्टील स्ट्रक्चर भी कोई अलग पेपर उसमें से नहीं आएगा, सेम यही पैटर्न पे फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इस तरह के मेंबर्स को। ये टेंशन मेंबर जो है ये मेरे कितने टाइप के हो सकते हैं, इनमें कौन कौन सा फोर्स आ सकता है, हम इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आएगा कि हम आपको जब स्टार्टिंग में लेक्चर्स लिए तो हम आपको बताए कि कितने तरह के स्टील सेक्शंस हो सकते हैं। हम आपको टोटल 10 तरह के स्टील सेक्शंस बताए। अब ये जो 10 तरीके थे, जिसमें से एक एंगल आप पढ़े, आप टी पढ़े, आप चैनल पढ़े, आई सेक्शन पढ़े, रॉड्स पढ़े, केबल्स पढ़े, फ्लैट्स पढ़े, प्लेट्स पढ़े, आप ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़े, हॉलो सेक्शन के बारे में पढ़े।
तो इन सारे में से सारे ही मेंबर्स, जो सारे कंपोनेंट्स हैं, वो सारे ही ऐसे नहीं हैं जो आपको टेंशन में यूज़ हो सकता है, और सारे ही ऐसे नहीं हैं जो कंप्रेशन में यूज़ हो सकता है। कोई एक दो मेंबर ऐसा है जो टेंशन में बहुत अच्छा वो बिहेव करता है, कंप्रेशन में अच्छा बिहेव नहीं करता है। कोई कुछ मेंबर्स है जो कंप्रेशन में ही अच्छा बिहेव करता है, टेंशन में बिहेव नहीं करता है। तो पहले आपको एक आइडिया होना पड़ेगा कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जो आपके टेंशन में अच्छा बिहेव करते हैं, टेंशन में उनका रिजल्ट अच्छा आता है। अब टेंशन क्या होता है पता है, जैसे मान लीजिए यही एंगल है, इसको अगर हम 3D बना देते हैं इस तरह से, ये अगर मेरा ऐसे मार्केट से आप जो एक एंगल लाते हैं खरीद के, वो आपका कुछ मान लीजिए कि इस टाइप का है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो एक्सिस है वो कहीं यहाँ पे मेरा लाई करेगा, इस एक्सिस से बाहर की तरफ जो लोड लगेगा, जो इसको खींचेगा, जो इसके लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वही टेंशन फोर्स होता है। अब वो टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, ट्रस में लगेगा। तो ट्रस में ये वाला मेंबर जो है ये खींचना चाहेगा, तो खींचना चाहेगा तो इसके अंदर में कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। उन स्ट्रेसेस के हिसाब से अगर आप कुछ इतना मोटा सेक्शन प्रोवाइड कर देंगे कि वो सारे स्ट्रेसेस आपके क्या होंगे, कंपनसेट हो जाएंगे। स्ट्रेस लगता रहेगा लेकिन आपका मेंबर क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करता रहेगा, क्योंकि आप इतना थिकनेस का मेंबर दिए हैं, इतना लेंथ का मेंबर दिए हैं कि वो आपका रेजिस्ट हो जाएगा। तो जो क्रॉस सेक्शन, ये सारा हम आपको क्रॉस सेक्शन ही तो दिखा रहे ना, वो क्रॉस सेक्शन जो टेंशन मेंबर में बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, वो सारे आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिए हुए हैं। ये सारे वो मेंबर्स हैं जो आपके टेंशन मेंबर में बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। सबसे पहले एंगल, जैसे आप अगर एक सिंगल एंगल यूज करना चाहते हैं, अगर आप सिंगल एंगल यूज करना चाहते हैं तो सिंगल एंगल आपका बहुत ही अच्छे से टेंशन का फोर्स जो है वो ले लेता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है ये बहुत ही लाइट लोड्स में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका ट्रस्ट, जैसे आप जो ब्रिज वगैरह देखते हैं जहाँ पे आपका ट्रस्ट यूज़ होता है, वहाँ पे एक सिंगल एंगल को यूज़ नहीं किया जाता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे आपके घरों में जब आप कहीं पे अपना स्टील का एक रूफ ट्रस बनाते हैं, जब आपका वो फ्लोर नहीं लगाना होता है कंक्रीट का, और आप वहाँ पे टेम्प्रोरी शेड करना चाहते हैं, लेकिन शेड भी थोड़ा सा आपको स्पैन जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे, जैसे एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को कवर करने का, जैसे हम लोग पार्किंग वगैरह बनाते हैं, कार पार्किंग जो टेम्प्रोरी बनाते हैं, यहाँ पे आप एक बैम्बू या कोई एक सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक इस तरह से एक पाइप यूज़ कर लेते हैं, और इसके ऊपर में आप क्या करते हैं, आप अपने टीन का शेड लगा लेते हैं। जनरल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, जो आप देखते हैं सबसे हर जगह। तो ये वाला जो शीट है ये क्या कर रहा है, आपको कवर का काम कर रहा है, छत का काम कर रहा है। वो शीट आप किस पे रखे, किसी एक बीम पे रखे होंगे जो बेंड करेगा, जो डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इस जैसे आप लोग जनरली क्या करते हैं, पाइप्स का यूज़ कर लेते हैं। अगर हम प्लान में देखें ऊपर से, तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा, हम लोग एक सपोर्ट लिए, चाहे बांस का ले ले चाहे पिलर का ले ले, यहाँ पे मेरा कार आकर के इस तरह से पार्क होगा, और इनको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये जो हमारे जैसे बांस लगा हुआ है, तो बांस को हम क्या करते हैं, देखेंगे आप, एक इधर से भी हम लोग एक बांस का यूज़ करते हैं इस तरह से, ताकि ये सारा क्या हो, सपोर्टेड हो जाए। और उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, शेड लगा देते हैं। तो ये हम लोगों का एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बन जाता है। पार्किंग का एग्जांपल दिया हम आपको। ये वाला चीज़ पॉसिबल सिर्फ तभी हो पा रहा है जब ये स्पैन जो है ना, ये कम है इन द सेंस कि ठीक ठाक आप कह लीजिए कि 3 मीटर है। तो 3 मीटर है तो फिर आपको ये जनरली, एक आपके रूम का एग्जांपल ले लीजिए, घरों में 10 फीट के आसपास का जो रूम होता है, तो उस जगह पे आप इस तरह से पाइप का यूज़ करेंगे, इसके ऊपर शेड दे देंगे, तो ये पाइप जो है ना, ये डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे नहीं होगा, क्योंकि स्पैन बहुत छोटा है। आप अच्छा, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप इसको सिंपली सपोर्टेड मान के इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए लोड के हिसाब से। लोड तो आपको पता ही है ना कि इसके ऊपर कितना आने वाला है। मान लीजिए आप टीन का शेड लगाने वाले हैं, कोई आदमी नहीं चढ़ता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप एक जनरल पर्सन का एक 75 kg का वेट भी आप लेना चाहते हैं, तो 0.75 किलो न्यूटन ये मिनिमम आपका लाइव लोड भी होता है IS कोड के हिसाब से, कि इससे कम लाइव लोड नहीं लेना है। इतना तो मान के ही चलना है कि अगर कोई एक आदमी चढ़ भी गया कुछ काम करने के लिए, तो टूट के गिर ना जाए। तो 0.75 kg का वेट और इसका अपना सेल्फ वेट दोनों को मानते हुए आप जैसे 5WL4 डिवाइडेड बाई 384 EI, इसका यह हो गया आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला सिंपली सपोर्टेड के लिए। अब इसमें आपको L पता है, EI आप निकाल लीजिए, जो भी आप सेक्शन जैसे RCC का यूज़ कर सकते हैं तो उसका आप EI जानते हैं। अगर आप मान लीजिए स्टील का पाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसका EI पता कर लीजिए, निकाल लीजिए कैलकुलेट करके।
डब्ल्यू आपको पता है कितना आने वाला है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डेल्टा पता चल जाएगा। आप वो डेल्टा भी निकाल के देखेंगे ना तो ये 5 mm के अंदर में ही आपको वैल्यू मिलेगा। आप किसी भी आप पाइप के ऊपर पार्किंग के ऊपर खड़े हो जाते हैं अगर शीट के ऊपर, तो आप देखते हैं कि बस आपको डर लगता है कि ये कहीं टूट सकता है क्योंकि उसमें बेंडिंग हो रहा है, बट आप जल्दी अपना काम करते हैं और उतर जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि डिफ्लेक्शन तो आया, नेकेड आई से 5 mm 8 mm 10 mm तक का आपको विजिबल भी होगा कि आपका पाइप जो है थोड़ा सा बेंड हुआ है, लेकिन जैसे ही वो लोड ऊपर से रिमूव हो जाता है वो आपको डिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वो इलास्टिक डिफ्लेक्शन था, जैसे ही आपका लोड हटा वो वापस अपने शेप में आ गया। तो छोटे स्पैन में ये कहानी जो है आपका ये चल जाता है। अब जैसे ही मान लीजिए आपको अपना घर बनाना है, घर में आपका एक बड़ा सा हॉल है और उस हॉल को जैसे मॉल वगैरह में होता है कि चारों साइड से यहाँ पे आपका शॉप्स है, चारों तरफ से यहाँ पे शॉप है, बीच में आपका खाली पोर्शन होता है, यहाँ पे कोई भी हर फ्लोर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्लैब नहीं होता है। अब ये खाली जगह है तो इसमें यहाँ पे पिलर्स वगैरह तो नहीं होते हैं, ये पूरा आपका ओपन रहता है। अब इसके छत पे आप देखेंगे कि आपको एक यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके शीट्स लगाया हुआ है, मतलब आपको स्टील के स्ट्रक्चर से आपका ये रूफ ट्रस बनाया हुआ है। तो इसी का एग्जाम्पल, इसी तरह का, जब मान लीजिए आपका घर है छोटा, अब घर में आपका कोई हॉल है और उसके ऊपर आप अभी छत नहीं देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पिलर्स भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, स्पैन ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये सिंपल ऐसे पाइप वाला कनेक्शन लगाने से काम नहीं बनता है, वो डिफ्लेक्शन आ जाएगा उसमें, क्योंकि अब वो लोड ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे ये एल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे L⁴ भी तो होता रहेगा ना, तो डिफ्लेक्शन आपका हर छोटे छोटे लेंथ बढ़ने पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ ऐसे केसेस में जहाँ पे हम लोगों को ये बीच में एक ट्रस वो देना है, शेड देना है, तो वहाँ पे हम लोग ये पाइप वाला सिस्टम नहीं यूज़ करके आप देखेंगे कि हम लोग छोटा सा इस तरह से ट्रस बना देते हैं और उसके ऊपर फिर हम लोगों का शीट रखा रहता है। तो उस तरह का जो ये ट्रस है, ये हम आपको इतना दूर का स्टोरी इसलिए समझा है कि उस तरह के ट्रसेस में हम लोग सिंगल एंगल को यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं। आप कहीं भी देखेंगे, जहाँ पे आपके रेलवे स्टेशन पे आप चले जाइए तो रेलवे स्टेशन में भी आप देखेंगे कि जो आपका सेंटर में एक पिलर होता है और वहाँ से आपका जो शेड होता है वो दोनों तरफ बाहर की तरफ निकला रहता है। तो क्योंकि कैंटिलीवर निकला रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है। अगर एक सिंगल पाइप का स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है पिलर से निकाल करके तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। आप देखेंगे जब ऊपर शेड में, तो आप नीचे से जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस तरह से ऐसे घुमा हुआ एक छोटा सा ट्रस चल रहा है और उसके ऊपर में आपका वो शेड होता है, इस तरह से जो प्लेटफॉर्म का शेड होता है। अब जब कभी जाइएगा रेलवे स्टेशन तो इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि मैक्सिमम रेलवे स्टेशन पे यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे नीचे यहाँ पे पिलर था, इस पिलर से अगर सिंगल एक ऐसे पाइप निकाला जाता और उसके ऊपर ये शेड को रख दिया जाता तो ये क्या होता, ये डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे हो जाता। अब ये डिफ्लेक्शन को बचाने के लिए कौन बचा रहा है? ट्रस बचा रहा है। तो ट्रस में जो आप इस तरह से जब मेंबर को लगा देते हैं तो अपने आप अब वो ज़्यादा फोर्सेस बियर कर सकता है। तो जब भी घरों की बात होगी, छोटे स्ट्रक्चर्स की बात होगी, तो वहाँ पे अगर आपको लोड बियर करने का सबसे बेस्ट जो है वो है आपका एंगल। अब जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल से डबल एंगल होता चला जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। बिल्डिंग्स में कहीं पे पिलर लगाना है या कहीं पे कोई टेंशन मेंबर लगाना है तो एंगल सेक्शन ऑब्वियसली यूज़ नहीं होगा। अब आज के बाद से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हल्के लोड्स, लाइट लोड्स की बात होगी तो एंगल होगा, और जैसे जैसे लोड थोड़ा सा बढ़ेगा कंपेरेटिवली, जैसे यहाँ 50 किलो न्यूटन तक का लोड अगर ले रहा था, मान लीजिए 90 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि 50 वाला 2 एंगल लगा देते हैं तो काम हो जाएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा डबल एंगल। ठीक है। अब ये डबल एंगल कैसे लगेगा? आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको एक ऐसा ही एंगल है, आपको एक और एंगल इसी तरह का जोड़ना है इसके साथ, तो जोड़ना है मतलब पहले ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तभी तो फिर कोई और दूसरा लोड ले पाएंगे ना। तो आपस में कैसे जुड़ेंगे? तो ऑब्वियसली किसी भी एक लेग से आप एंगल को सटा के रख देंगे और फिर इसको आपस में या तो आप वेल्ड कर देंगे इस जगह पे, या फिर आप इसको बोल्ट से कनेक्ट कर देंगे आपस में ही। कनेक्शंस बाद में बनाएंगे, जो बोल्टेड कनेक्शन है वो बाद में पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसको क्या करेंगे कि आप इसको बोल्ट से आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये दोनों जो आपके लेग्स हैं ये तो आपके कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये दो डबल एंगल है जो पहले एक एक को जोड़ा गया है, ये क्या करेगा, ये सिंगल एंगल की तरह बिहेव करेगा, और अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 × सिंगल के बराबर हो जाएगा। तो जब भी कभी डबल एंगल की आप बात देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक का एरिया पता कर लेना है आपको, उसको × 2 कर देना है। क्यों? क्योंकि डबल एंगल बोला है मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। अब फिर इसको जहाँ भी लगाना है वहाँ जाकर के आप लगा देंगे। अब ये डबल एंगल आपको ऐसा दिख रहा है, कई बार आपको ऐसा भी दिखेगा,
मतलब अभी तो आप एक लेग से कनेक्ट किए ना, अगर हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं लेग ए, इसको हम बोल देते हैं लेग बी, कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये है मेरा लेग ए, ये है लेग बी। तो आप क्या किए, ए वाले लेग से ए वाले लेग को कनेक्ट कर दिए। आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि ये लेग ए है, ये लेग बी है, तो बी वाले लेग से ही आप इसको कनेक्ट कर सकते थे। तो दोनों ही ऑप्शन होता है, दोनों ही आपको लगभग सेम रिजल्ट देगा। डिपेंड करता है कि आपका डिफ्लेक्शन किस तरफ होने वाला है। अगर ऐसे केसेस में और ऐसे केसेस में देखिएगा, ऑब्वियसली ऐसे केसेस में ज़्यादा डिफ्लेक्शन को ये बियर कर पाएगा, कम डिफ्लेक्शन का रिजल्ट देगा आपको। इस वाले केस में क्या होगा कि ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा दे सकता है, इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा दे सकता है। तो शेप दोनों जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से लगाया गया है, किस ओरिएंटेशन में लगाया गया है। अगर कनेक्शन यहाँ पे इस तरह से आपका कोई प्लेट आने वाला है, उसके साथ बनाना है तो फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, ताकि इसको भी कनेक्ट कर दीजिएगा, इसको भी कनेक्ट कर दीजिएगा। अगर कोई प्लेट आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल चलने वाला है, उसके साथ कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली ऐसे कनेक्ट कीजिएगा, इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिएगा, इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिएगा। तो दोनों सेम ही चीज़ है, ये हॉरिजॉन्टल में है और ये वर्टिकल में है आपका, दोनों अलग अलग फेस के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो इक्वल एंगल, सिंगल एंगल और डबल एंगल, ये दोनों आपको कहानी समझ में आ गया होना चाहिए। अब उसके बाद अब जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डबल एंगल के बाद जो सबसे बेस्ट प्रिफर्ड किया जाता है वो किया जाता है चैनल। और फिर जब सबसे हैवीएस्ट अगर टेंशन मेंबर में कहीं पे आएगा तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है आई सेक्शन। ठीक है, तो इनमें से आपको न्यूमेरिकल में जो टेंशन मेंबर का न्यूमेरिकल करेंगे, आपको ज़्यादातर मिलेगा एंगल और ज़्यादातर मिलेगा चैनल। ये दो जो है ये आपको फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल में यूज़ होगा टेंशन मेंबर वाले में। फिर बीम्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आई सेक्शन यूज़ होगा फ्रीक्वेंटली, क्योंकि आई सेक्शन बीम्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। कॉलम्स में जाएंगे, कॉम्प्रेशन मेंबर्स में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल्स यूज़ नहीं हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ चैनल्स और सिर्फ आपको आई सेक्शन, इन दो का ही आपको एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, अब जैसे एंगल को जोड़े दो कर दिए तो डबल एंगल हो गया, वैसे ही हम लोग चैनल को जोड़ करके भी डबल चैनल बना सकते हैं। सारी ही बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं है और बता रहे हैं हम आपको बहुत सारी चीज़ें। तो लेक्चर्स को अगर आप स्किप कर करके देख रहे हैं तो आप फिलहाल इसको पूरा देखिए। एक बार जब आप उस फ्लो में आ जाएंगे, जब हम डेरिवेशन कराने लगेंगे, फिर आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। अभी बेसिक्स ही चल रहा है एक तरह से। जैसे हम लोग एंगल को दो कर दिए तो डबल एंगल हो गया, वैसे ही हम लोग चैनल को भी दो कर सकते हैं तो डबल चैनल हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें दो तरीका है, इसमें हमारे पास दो तरीका नहीं था। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग के पास ये आइडिया हम लोग लगाए कि ऐसे कर देंगे तो भी हम लोगों का कनेक्शन बन सकता है। तो एंगल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये वाला जो एज है, ये वाला जो एज है, इसको आपस में कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वेल्डिंग से ही अगर हम जोड़ना चाहेंगे कि यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं, तो ये ट्राई किया गया था, समझ में आ गया कि ये वाला स्टेप पॉसिबल नहीं हो रहा है। ये जो परफेक्ट शेप आप सोच रहे हैं कि एक बॉक्स बन जाएगा मेरा, वो इसमें एंगल में पॉसिबल नहीं होता है। तो एंगल को जोड़ने का तरीका इसी तरह से सिर्फ होगा, जो आउटर वाला लेग है इसी वाले से आप इस तरह से कनेक्ट करके आप एक एंगल को जोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ नहीं करके आप यहाँ नीचे कर सकते हैं, सेम चीज़ है। ठीक है, चैनल सेक्शन के साथ क्या है, दोनों तरीका है। आप इस वाले फेस से भी उल्टा लगा सकते हैं और इस वाले फेस से भी डायरेक्टली सीधा लगा सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे इस तरह से भी एक चैनल लगा सकते हैं, ये भी मेरा एक तरीका हो सकता है। जब हमको बॉक्स टाइप का सेक्शन चाहिए होगा, बाहर से देख करके तो पता ही नहीं चलेगा कि अंदर में क्या है और अंदर में खाली भी है। तो जब हमको कभी भी बॉक्स टाइप का सेक्शन का बात होगा आगे लाइफ में, आप कभी भी सुनेंगे कि बॉक्स सेक्शन चाहिए और रेडीमेड अगर बना हुआ नहीं मिल रहा है हॉलो वाला, तो आप चैनल को ही डबल लगा करके यहाँ पे इस तरह से वेल्डिंग कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बॉक्स सेक्शन बन जाएगा। अब इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, जैसे एंगल में करते हैं कि यही मेरा फेस है, इसी फेस से लगा करके हम उल्टा इस तरफ से ऐसे भी इस तरह से अपने चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपको रिजिडिटी का फ़र्क हो जाएगा, इस तरह से कनेक्ट करें और बॉक्स लगा के कनेक्ट करें तो आप समझ सकते हैं कि बॉक्स वाले में रिजिडिटी ज़्यादा मिलेगा, टफनेस आप कह सकते हैं एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में कि ज़्यादा मिलेगा। इस वाले में आप एक फील कर सकते हैं कि आपका टफनेस जो है वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाले डायरेक्शन में आप देखिए कि सिर्फ आपका थिकनेस ही आपको इतना मिला।
तो रिक्वायरमेंट लोड का उतना बियर कर लेगा, लेकिन जो एक रिजिडिटी देता है स्ट्रक्चर कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो इसमें नहीं होगा। बॉक्स वाले में वो आपको कम रहता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कौन सा चीज़ यूज़ करना पड़ता है, ये चीज़ डिसाइड होता है कि कैसा हम लोगों का रिक्वायरमेंट है। जो अभी आप जानेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ टेंशन मेंबर के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ना है, ताकि आपके सिलेबस का पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो और कुछ आइडिया रहे कि आप दोनों तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम चैनल सेक्शन को हम दो तरीके से भी लगा सकते हैं। सबसे कम लोड में एंगल, थोड़ा लोड बढ़ा तो डबल एंगल, फिर लोड बढ़ा तो चैनल, फिर और लोड बढ़ा तो डबल चैनल। ठीक है, उसके बाद और लोड बढ़ा तो आई सेक्शन। अब आई सेक्शन सिर्फ आई सेक्शन ही रह सकता है। ये मैक्सिमम है जो हम लोगों का रॉल्ड स्टील, जिसकी हम बात कर रहे थे कि रॉल्ड स्टील का ये मेरा मैक्सिमम साइज़ है जो इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल है। अब रॉल स्टील में जैसे आप मान लीजिए आई सेक्शन की बात की, आई सेक्शन का भी आप सबसे हैवीएस्ट वाला मान लीजिए कि जो इंडिया में टाटा स्टील जैसे आपकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, मान लीजिए टाटा स्टील सबसे ज़्यादा बड़े साइज़ का, सबसे ज़्यादा थिकनेस साइज़ का जो आई सेक्शन बनाता है, शायद उसका है ISHB, शायद 400 या 450 है या 500 है, देखना पड़ेगा कि ISHB सबसे हैवीएस्ट आई सेक्शन है। उसमें भी एक पार्टिकुलर लिमिट है कि कहाँ तक बनाएगा, शायद 400 के ही रेंज में है कि इसके आगे इंडिया में फ़िलहाल कोई और आई सेक्शन नहीं बनता है। अब मान लीजिए कि आपका कोई स्ट्रक्चर में लोड उससे भी ज़्यादा आ रहा है। अब इंडिया में वो ऐसा स्टील बनता ही नहीं है फैक्ट्रीज़ में जिसको हम लोग रॉल्ड स्टील बोलते हैं, तो आखिर आपको लोड तो आ रहा है और आप सिविल इंजीनियर हैं और आपको स्टील स्ट्रक्चर बनाना है, और आपको यही अगर एक ट्रिक दिया जाएगा, क्वेश्चन कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि इंडिया में मैक्सिमम का जो स्टील सेक्शन अवेलेबल है जो हम लोग खरीद सकते हैं, तो वो चीज़ से भी ज़्यादा जो इतना लोड वो बियर कर सकता है, उससे भी ज़्यादा का अगर मेरे पास लोड आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो जवाब होगा कि फिर हम यूज़ करेंगे बिल्टअप सेक्शन। अब अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि बिल्टअप सेक्शन क्या होता है तो अभी बता देते हैं। बिल्टअप सेक्शन हुआ कि फॉर एग्जांपल ये आई सेक्शन मेरा 1000 किलो न्यूटन का लोड ले सकता था। अब मेरे पास लोड आ रहा है 1200 किलो न्यूटन का और कोई ऑप्शन नहीं है इसको कम करने का, मतलब हम हर तरीके से चेक कर लिए, मेरा मैक्सिमम जो लोड है वो 1200 किलो न्यूटन ही है और इससे कम नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये 200 किलो न्यूटन के लिए तो मेरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम कौन सा आई सेक्शन लगाएंगे या कौन सा सेक्शन लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे, इसी आई सेक्शन में ये बना हुआ रॉल्ड स्टील है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ चीज़ें और ऐड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे एक प्लेट ऐड लगा दिए, फिर यहाँ पे भी हम एक प्लेट लगा दिए, और इन दोनों प्लेट को यहाँ से ऐसे बोल्ट से ऐसे करके कनेक्ट कर दिए, क्योंकि कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना, प्लेट को आई सेक्शन के साथ साथ बिहेव कराना है, पूरे स्ट्रक्चर को एक सिंगल यूनिट की तरह बताना है, तो इनको पहले आपस में तो जोड़ना पड़ेगा, कनेक्शन बाद में बनेगा जहाँ पे भी बनाना है। तो जब इनको हम सारे को जोड़ देंगे, अब आपको बोला जाएगा कि टोटल एरिया बताइए, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, आई सेक्शन प्लस 2 इंटू प्लेट सेक्शन, मतलब इस प्लेट का एरिया, अगर दोनों सेम प्लेट है तो इसका एरिया इंटू 2 हो जाएगा प्लस आई सेक्शन, तो ये टोटल मिला करके मेरे पास एक एरिया आ जाएगा जो ऑब्वियसली इस रॉल्ड स्टील वाले आई सेक्शन से ज़्यादा का एरिया होगा। जब ज़्यादा का एरिया होगा तो ज़्यादा का उसका मोमेंट लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा। वही चीज़ आपको चेक करना होता है कि ये प्लेट की, या प्लेट तो आप अपने हाथ से लगाएंगे ना, ये तो आपको डिसाइड करना ऑफिस में बैठ करके कि प्लेट का साइज़ क्या होगा। तो हमेशा क्या किया जाता है, मैक्सिमम लोड चेक कर लिया जाता है, इसका कैपेसिटी चेक कर लिया जाता है, जितना का डिफरेंस बचता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ऊपर और नीचे। अब यहाँ बचा आपको 100 किलोमीटर का लोड लेना है, यहाँ 100 किलोमीटर का लोड लेना है। अब इस 100 को उठाने के लिए जितना प्लेट का साइज़ का रिक्वायरमेंट है वो निकाल लीजिए, उसको यहाँ पे लगा दीजिए। अब उसमें बस एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि ये प्लेट जो लगाने लगे, ये प्लेट मेरा कुछ ऐसे करके बाहर इतना निकला हुआ है, फिर ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, आप इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ पढ़े हैं ना, आपको पता है कि कुछ डेप्थ ऐसे होते हैं जो आपको काम नहीं देने वाले हैं। उसी तरह से क्या होगा कि ये इतना दूर का और इतना दूर का ये लेग जो होगा, ये तो काम देगा आपके लोड बेयर करने में, ये सारा फालतू रह जाएगा, तो पैसा भी वेस्ट हो रहा है, अननेसेसरी का प्रॉब्लम हो रहा है स्ट्रक्चर में लगाने में, और आपको लोड भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इसका भी एक लिमिट होता है कि ये कितना दूर तक हम आगे बढ़ा देंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1000 का लोड एक्स्ट्रा चाहिए था तो 1000 ये प्लेट लेगा, 1000 ये प्लेट लेगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिल्टअप सेक्शन के अंदर में पढ़ते हैं। अब आपको अभी के बाद से क्लियर हो जाना चाहिए कि बिल्टअप सेक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ 2 चैनल सेक्शन जोड़े, मान लीजिए 2 चैनल सेक्शन जोड़ के भी काम नहीं हो रहा है और आई सेक्शन लगा नहीं सकते हैं,
मान लीजिए क्लाइंट कह रहा है कि हमको बिल्कुल क्लोज सेक्शन चाहिए, पता ही नहीं चलना चाहिए कि अंदर में कुछ है भी, बिल्कुल रेक्टेंगुलर बॉक्स के जैसा दिखना चाहिए। तो आई सेक्शन को आप देखिए, आप दो आई सेक्शन जोड़ के या कुछ भी करके आप इसको बॉक्स के जैसा फील नहीं करा सकते हैं, ये आपको दिखेगा ही कि आई सेक्शन है। तो इसलिए मजबूरी हो गई आर्किटेक्ट की तरफ से कि आपको यूज़ करना है चैनल सेक्शन ही। अब आप दो चैनल सेक्शन लगाए फिर भी आप देखें काम नहीं हो रहा, तो आप क्या किए, ऊपर और नीचे प्लेट लगा लिए। प्लेट लगाने से क्या हो गया, थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, थोड़ा लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गया। ठीक है। अब इसके अलावा जो आपको और यूज़ होता है जो वो है आपका रॉड्स, केबल्स। आप एक सिंगल रॉड यूज़ कर सकते हैं। कई बार आप देखते हैं आपके खिड़कियों वगैरह में आपका रॉड लगा हुआ होता है, वो सारा रॉड के कैटेगरी में आता है, चाहे वो राउंड हो चाहे वो आपका स्क्वायर शेप का हो, वो सारा आपका रॉड होता है। बहुत ही लाइट लोड, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि इसका यूज़ होगा ही नहीं आपके लाइफ में कहीं पे। टेंशन मेंबर की आप बात ही कर रहे हैं, मतलब है कि आप अपने ट्रस वगैरह में परेशान हैं, आप अपने बिल्डिंग्स में कुछ फोर्सेस कहीं पे लग रहे हैं। अब बिल्डिंग में जब कहीं पे कोई फोर्सेस लग रहे हैं तो एक रॉड आपको हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है। इसीलिए अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, लाइट लोड भी रहेगा, तो आप एंगल सेक्शन यूज़ करेंगे। एक टाइप है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका थ्योरी में अगर आ जाता है कि एक्सप्लेन विथ प्रॉपर डायग्राम टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज इन टेंशन मेंबर, मतलब यही क्वेश्चन पूछ लेता है, विथ प्रॉपर डायग्राम लिख देता है, तो आपको प्रॉपर डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो एक्सप्लेन क्या करना है, हम सारा आपको नोट्स में लिख देंगे कि एंगल आपका लाइट लोड्स, डबल एंगल थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा लोड, चैनल सेक्शन उससे भी ज़्यादा लोड, आई सेक्शन उससे भी ज़्यादा लोड। फिर भी काम नहीं बनता है तो बिल्टअप सेक्शंस, बिल्टअप सेक्शंस में दो सी का बन सकता है और दो आई का बन सकता है। इससे ज़्यादा बिल्टअप सेक्शन बनाया भी नहीं जाता है, आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये केबल, आप देखते होंगे कि आपका केबल सस्पेंडेड ब्रिज जो रहता है, आपका यहाँ पे इस तरह से ब्रिज का डेक चल रहा है, यहाँ बीच में आपका एक सपोर्ट है, यहाँ से आप देखते होंगे कि ये केबल से ऐसे करके सपोर्टेड रहता है। तो जब ये इस तरह से ब्रिज का डेक को सपोर्ट किया जाता है, फिर यहाँ पे आपका एक दूसरा ऐसे करके पिलर रहेगा। अब इस पिलर से आपका फिर इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, और ये आपस में सब इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है। ये कब किया जाता है ये चीज़, जब आपको बीच में यहाँ पे आप बहुत दूर तक आप सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से लेकर के जनरली आप यहाँ पे सपोर्ट देते, और ये उसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ आ जाता है, तो बीच का एक सपोर्ट हटा रहे हैं, तो आखिर ये पोर्शन बीच वाले में तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं। तो इसको कैसे बचाएंगे, तो ऊपर करके इस पिलर को ले गए और वहाँ से हम लोग क्या किए, केबल से हम लोग इस पूरे को सपोर्ट कर दिए। अब ये सपोर्ट नीचे जाना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली ये केबल को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। स्ट्रेच कर रहा है तो केबल में क्या होगा, आउटवर्ड्स उसके एक्सिस से लोड लगेगा। वो कौन सा लोड हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। तो केबल कभी कॉम्प्रेशन में हो ही नहीं सकता है। अगर प्रैक्टिकली चेक करना है तो एक तार ले लीजिए जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी में वायरिंग में यूज़ होता है, उस तार को ले करके आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे वो कंप्रेस नहीं होगा, वो अपना शेप इधर उधर चेंज हो जाएगा, उसका एक्सियली कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन उस तार को आप खींचने की कोशिश कीजिए, तो पहले तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे आप उसको खींचते रहेंगे। तो टेंशन में फोर्स ज़्यादा ले लेता है, कॉम्प्रेशन में इनफैक्ट कोई फोर्स लेता ही नहीं है। तो केबल कभी भी कॉम्प्रेशन मेंबर हो ही नहीं सकता है। इसका लॉजिक आपको यहाँ से इस केबल ट्रस वाले ब्रिज, केबल स्टेट ब्रिज जो होता है, इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि केबल है मतलब किसी चीज़ को ऊपर से सपोर्ट कर रहा है। अब वो चीज़ ग्रेविटी से नीचे जाना चाह रहा है लोड की वजह से, तो वो केबल क्या हो रहा है, उसको रोक रहा है। तो केबल में क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है। स्ट्रेचिंग हो रहा है मतलब उसके एक्सिस से आउटवर्ड्स लोड पड़ रहा है, मतलब टेंशन फोर्स आ रहा है। ठीक है। तो ये सारा है आपका वो क्रॉस सेक्शन जो आगे आपको यूज़ होगा आपके स्टील स्ट्रक्चर में। अब हम लोग क्रॉस सेक्शंस के बारे में पढ़ लिए। अब आप जब अपना सिलेबस देखे थे तो सिलेबस में आप देखे कि यहाँ पे आपका लिमिट स्टेट मेथड लिखा हुआ है। अभी तक हम लोग इसका कोई बात नहीं किए थे, थोड़ा बहुत आपको बताए थे कि आपका जो लिमिट स्टेट मेथड यूज़ होगा उसमें हम लोग IS 800 यूज़ करते हैं। वो तो स्टील का कोड है, लेकिन इसका दो एडिशन था, 1984 और 2007। आप यहाँ देखिए कि यहाँ IS 800 1984 और IS 800 2007। ये वाला जो कोड था ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे काम करता था, और 2007 वाले में लिमिट स्टेट मेथड पे है। अब दोनों का स्टील स्ट्रक्चर में काम करने का तरीका अलग अलग है। ये कुछ और एजम्पशन को मान के काम करता था, ये कुछ और एजम्पशन को मान के काम करता है। ऑब्वियसली इसमें डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं था, डिफ्लेक्शन नॉट अलाउड, और इसमें डिफ्लेक्शन अलाउ किया गया।
तो डिफ्लेक्शन अलाउ किया गया। तो उस इसमें अब क्या होता है, आइए लिमिट स्टेट मेथड स्टील वाले में, कि इसमें फोर्सेस का जो नेचर है उसको दूसरा वाला भी लिया गया है। इसमें दूसरा लिया गया था, मतलब दोनों का जो, जैसे आप जब आरसीसी पढ़ेंगे ना तो आरसीसी में बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा वही रह जाता है, बस फॉर्मूला बनाने का टेक्निक बदल जाता है, क्योंकि अब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ नहीं करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड क्या करता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को लाता है कि कोई भी चीज़ का लोड जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दो, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों का लोड एक्स्ट्रा हो जाए। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या बोलता था कि लोड उतना ही रखो जितना आ रहा है, और मटेरियल का स्ट्रेंथ को बहुत कम मान करके चलो। तो मटेरियल का साइज बड़ा बड़ा दे रहे थे, अल्टीमेटली सेफ दोनों ही रहता था, कॉन्सेप्ट दोनों का दूसरा हो गया था। दूसरा ये कि इसमें आपको मेंबर इतने बड़े साइज का दे दो और इसमें मेंबर इतने बड़े साइज का दिया जा रहा है, लेकिन इसमें लोड को 1.5 टाइम्स किया जा रहा है, इसमें लोड को 1 टाइम्स ही लिया जा रहा है। ये आपको वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट का मूल डिफरेंस था। लेकिन आरसीसी में जो डिज़ाइन कैलकुलेशन करने का जो फिलॉसफी था, वो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट ही रहेगा, एमयू नहीं रहेगा। वर्किंग स्ट्रेस में एम हो जाएगा, क्योंकि 1.5 से आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो एम आप निकालेंगे, एमयू नहीं निकालेंगे। उसी हिसाब से फिर आगे आपको एफ वाई नहीं निकाल करके आपको सिग्मा वाई निकालना है। मतलब वहाँ पे स्ट्रेस को एफ वाई बोलते थे, यहाँ सिग्मा बोलते थे। एफ वाई अगर आपका 410 निकला है, 415 निकला है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको बोला जाएगा कि 60% ले लीजिए, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज़ आगे पीछे थे, कॉन्सेप्ट एक था। स्टील स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ये होता है समझने में, जो अक्सर स्टूडेंट्स को क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आप पहले से पढ़ के आए हैं, मान लीजिए 1984, और आपको कहा जा रहा है कि अब आपको 2007 के हिसाब से पढ़ना है, तो सडनली जो यहाँ का फेलियर पैटर्न था कि जिस तरीके से ये बोलता था कि कोई मेंबर फेल करेगा, ये जो बोलेगा जिस तरीके से, ये आपको क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये बोलेगा कि ये दूसरे तरीके से फेल होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, एक रीज़न जो इजी है, समझ में आ जाएगा आपको, प्रैक्टिकल है, इमेजिन करके देखिएगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या हो रहा था कि आपके डिफ्लेक्शन को अलाउ नहीं कर रहा है। आप मार्केट से एक स्टील खरीद के लाए, वो स्टील में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आने वाला है। इसका मतलब है कि आप ये सोच सकते हैं कि उसमें बेंडिंग के जैसा वाला कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उसका फेलियर का पैटर्न जो भी होगा उसमें बेंडिंग और डिफ्लेक्शन का कोई रोल नहीं होगा। लिमिट स्टेट मेथड में जब आप आए तो आप क्योंकि डिफ्लेक्शन अलाउ कर रहे हैं, अब आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक डक्टाइल ऐसे करके स्टील का एंगल है और वो ऐसा बेंड हो गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सेफ़ है। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल आपका डिफ्लेक्शन हुआ है ये अभी आपका 8 mm ही है। अब मान लीजिए 10 mm का आपका लिमिट था कि 10 mm तक का डिफ्लेक्शन अलाउ किया जा सकता है, तो आपका मैक्स अभी आ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 8 mm, आपको विजिबल हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो सेफ़ है। ऑब्वियसली जब ये फेल होना शुरू करेगा तो इसमें जो भी इफेक्ट होगा उसमें आपको थोड़ा सा इस एक्सिस का भी तो कुछ ना कुछ रोल तो होगा ही ना। आखिर ये मेंबर बेंड किया हुआ है, ये सेम वैसे तो फेल नहीं करेगा जैसे बिना बेंड किया हुआ मेंबर फेल करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड में जो उसका फेलियर का चेक करने का तरीका है वो फॉर्मूला ही दूसरा हो जाता है, और इसमें फॉर्मूला ही दूसरा हो जाता है। इसीलिए कोई अगर कहे कि उसको स्टील वर्किंग स्ट्रेस मेथड से आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको स्टील लिमिट स्टेट मेथड से भी आता होगा, यह समझ में आएगा। ये अलग स्टोरी है, ये अलग स्टोरी है। आपके साथ उल्टा है, आपको 6th सेम में ये पढ़ना है, 5th सेम में ये पढ़ना है। सिलेबस तरीके से ये होता है कि पहले 5th सेम में वर्किंग स्ट्रेस पढ़ाया जाता है और 6th में लिमिट स्टेट पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है कि ब्रेन डेवलप कर जाता है कि पहले आप एक 21 ईयर्स के एज में आप कोई एक चीज़ को अभी समझे, और फिर जैसे ही आप 6 महीने बाद दूसरे में पढ़े तो ब्रेन का भी डेवलपमेंट हुआ। पहले से कुछ चीज़ों को, कुछ कॉन्सेप्ट को समझे हैं, अब बाद में पहले 84 में कुछ आया जिसको आप समझ गए, अब बाद में आपको इसको रिन्यू किया गया। स्टील स्ट्रक्चर में ये वाला चीज़ तो फॉलो करना चाहिए, जो हम लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब फिर भी क्योंकि अभी आपके फ़िलहाल सिलेबस में ये आपको बाद में पढ़ना है, तो हम आपको कोशिश कर ही रहे हैं कि हम आपको पहले लिमिट स्टेट मेथड ही डायरेक्टली समझा दें, और फिर हम लोग उसी चीज़ को अगले सेमेस्टर में अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो हम आपको उसी को कन्वर्ट करेंगे और फिर हम आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों का जब लिमिट स्टेट मेथड से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं तो हम लोग इस वाले कोड को ही अपना ब्रह्मास्त्र मानेंगे, इसको ही हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको जो अब IS कोड का डिस्कशन तो हो गया हम लोगों का कि हम लोग IS 800 2007 मानेंगे। अब जो हम एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताए वो ये बताए कि इसका फेलियर का तरीका बदल जाएगा। तो अब क्या बदलेगा वो तो अभी आपको फ़िलहाल नहीं पता।
आपको क्या करना है, आपको इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए वो ये है कि आपको फेलियर का रीज़न समझना है। फेलियर रीज़न अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपका काम बन जाएगा, फिर आपको आगे का सारा फॉर्मूला सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें डिराइव कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, गवर्निंग फोर्सेस इन टेंशन मेंबर्स। अब आप पहले इसको एक बार रीडिंग दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग देना ज़रूरी है, फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे किस तरह से काम करती हैं। गवर्निंग फोर्सेस इन टेंशन मेंबर्स, जल्दी जल्दी एक बार रीडिंग आप दे दिए होंगे, हम एक बार रीडिंग कर देते हैं, फिर हम आपको ले चलते हैं, फिर हम आपको दूसरे शीट में आपको बता देंगे, ये यहीं पे बता देंगे कि ये किस तरह से ये फोर्सेस गवर्न करती हैं, क्या होता है स्टोरी। एक टेंशन मेंबर में बेसिकली 3 तरह से स्ट्रेस लग सकता है, चाहे कोई भी हो, वो एंगल हो चाहे वो प्लेट हो। मतलब अच्छा, पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी टेंशन मेंबर की बात करते हैं तो नॉर्मल प्लेट जो है आपका ये थोड़ा अलग बिहेव करेगा और एंगल जो है वो थोड़ा अलग बिहेव करेगा। क्यों? इस प्लेट के ज्योमेट्री को देखिए, ये कुछ इस तरह का शेप का होता है। एंगल का ज्योमेट्री देखिए, कुछ ऐसा होता है। अगर आपको बोला जाएगा कि इस प्लेट से एक दूसरे प्लेट को, एक ग्रीन कलर का प्लेट ले लेते हैं, उसको हम लोगों को कनेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि वो मान लीजिए ग्रीन प्लेट यहाँ कहीं ऐसे होगा और उसी के साथ आप इस प्लेट को कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी आपको बोला गया ग्रीन प्लेट को कनेक्ट कीजिए, तो या तो वो ग्रीन प्लेट ऐसे कनेक्ट होगा वर्टिकल वाले लेग से, या वो हॉरिजॉन्टल वाले लेग से होगा। जिस भी वाले लेग से इसको कनेक्ट करेंगे दूसरा वाला लेग बाहर की तरफ रह जाएगा। अगर हम इसी को ऐसे बना देते हैं कि ये मेरा ये प्लेट है और इस पे एंगल मेरा इस तरह से है, तो ये दोनों केस आपको दिख रहा है, या तो ये इस वाले लेग के साथ कनेक्ट होगा या तो ये इस वाले के साथ होगा। हर हाल में आप देखेंगे कि एक लेग जो है ये आपका बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग, बाहर के तरफ निकला हुआ लेग, आउटस्टैंडिंग। ये लेग जो है ये आपको फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान कर जाता है। एरिया तो बढ़ा दिया, फ़ायदा ये हुआ कि आखिरकार इस एंगल का, प्लेट ले लेते तो प्लेट का एरिया सिर्फ इतना मिलता, अब आप एंगल लिए तो ये इतना दूर तक तो आपका प्लेट था ही, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा दिए तो आपको एरिया तो ज़्यादा मिला ऑब्वियसली, लेकिन ये एरिया जितना ज़्यादा निकलता जाएगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। उस प्रॉब्लम का नाम होता है शियर लैग। शियर, जो शियर फोर्स के जैसे आप होता है वही ये नाम है एक तरह से, शियर लैग। ये शेयर लैग एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कि आपको एंगल यूज़ करने में ध्यान रखना पड़ता है कि आउटस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकले। इस वजह से आपका जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं इक्वल एंगल और एक आप पढ़ते हैं अनइक्वल एंगल। अगर हम अनइक्वल एंगल यूज़ करें तो मेरा एक लेग बड़ा हो जाएगा, एक लेग छोटा रहेगा ऑब्वियसली उससे। अगर हम इसी तरह से प्लेट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं और हम इसमें अगर लार्जर वाला साइड इधर कनेक्ट कर दें और स्मॉलर वाले साइड को अगर हम आउटस्टैंडिंग छोड़ दें तो मेरा लार्जर पार्ट कनेक्शन में मिल जाएगा, छोटा सा पार्ट होगा जो आउटस्टैंड होगा। तो छोटा सा पार्ट एरिया भी बढ़ा देगा और थोड़ा सा क्या करेगा, कम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर हम सेम चीज़ यहाँ ऐसे बना देते, एक इसी तरह से ऐसा एक एंगल ले लेते, तो ऑब्वियसली इसका लेग इससे आप देखिए कि बाहर की तरफ निकला हुआ है ज़्यादा, तो ये आपको एरिया बढ़ाता लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता, ये प्रॉब्लम कम क्रिएट करेगा। तो इस तरह से जब भी टेंशन मेंबर में यूज़ किया जाता है तो कोशिश किया जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल को यूज़ किया जाए। 2 तरीके के एंगल में से ये वाला आपको यूज़ किया जाए। और जब कभी सिमेट्री वाला प्रॉब्लम होता है तब तो फिर आपको ये वाला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि CG से ये वाला डिस्टेंस सब आपका बराबर रहेगा। उस केस में आपका इक्वल एंगल यूज़ होता है। तो ये समझदारी आपको इसलिए बताए ताकि एक क्लियर कट इमेज बना रहेगा कि शेयर लैग जो प्रॉब्लम होता है उसको अगर ख़त्म करना हो कभी तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अनइक्वल एंगल यूज़ करेंगे। और ख़त्म कभी नहीं हो सकता है, वो एक ऐसा फोर्स है जो आपको परेशान करता ही है, उसके हिसाब से ही स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो जब आप एंगल का कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय आपको इस वाले लेग का खास ध्यान रखना पड़ता है। इसका कैलकुलेशन अगर नहीं ऐड कीजिएगा तो आपको शेयर लैग की वजह से प्रॉब्लम होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शेयर लैग तो इतना सारा प्रॉब्लम कर रहा है, शेयर लैग होता क्या है, कैसे समझ में आएगा कि किसको कहते हैं शेयर लैग। ऐसा समझ लीजिए कि आपका ये एक प्लेट है,
अब ये हम आपको इमेजिन ही करवा सकते हैं, एक ऐसा बनाने का कोशिश करते हैं। ये 3D आपका एक प्लेट है, इस ब्लैक वाले प्लेट में आपको अपने एंगल को जोड़ना था, ठीक है। एंगल का कलर रेड ले लेते हैं। अब सामने से जब आप एंगल को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये मान लीजिए एंगल यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा था, तो एंगल में एक ये आपका बॉटम वाला एज है, जैसे इस तरह से अगर ये मेरा एंगल है, इसको आप सामने से खड़े होकर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला एज दिखेगा, एक ये वाला लाइन दिखेगा जहाँ पे ये टर्न हो रहा है, एक ये वाला भी लाइन दिखेगा और एक ये वाला लाइन दिखेगा। ये 4 पॉइंट ही तो आपको सामने से दिखेंगे ना, अदरवाइज तो ये लगेगा ही सामने से देख करके कि बिल्कुल वर्टिकल एक फेस है। दूर से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा वर्टिकल ही लगेगा, लेकिन क्योंकि ये 2 लाइंस आपको और नज़र आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम में जब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। अगर मेरा जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे मेरा ये लेग बाहर की तरफ निकला है, नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से नहीं निकला है, तो नीचे की तरफ से मेरा एक ये ऐसा डबल लाइन यूज़ होगा। अब इसको देख करके समझ में आ जाता है कि ये एक एंगल सेक्शन है जिसमें ये जो डबल लाइन है, मतलब है कि मेरे बाहर की तरफ, मेरे बोर्ड से बाहर की तरफ में आपको ये एंगल का ये जो लेग है ये आपका निकला हुआ है, ठीक है। ये है एंगल का। अगर इसी चीज़ को उल्टा होता है, एंगल आपका ऐसा होता, अब आप सामने से देख रहे हैं तो यही डबल लाइन आपको कहाँ दिखता, ऊपर में दिखता। तो एंगल को जब भी बनाया जाता है, एक सामने से फेस जब एलिवेशन बनाया जाता है तो कुछ ऐसा बनाया जाता है। अब मान लीजिए आपको इस एंगल को इस वाले प्लेट के साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। फोर्स जो है ऑब्वियसली वो CG पे लग रहा है, तो यहाँ ऐसे बाहर की तरफ और इधर भी कुछ ऐसे करके आपका टेंशन फोर्स लग रहा होगा। इसका CG कहाँ होता है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक फोर्स लग रहा होगा, T फोर्स। अब जब ये फोर्स लगा, ये पूरा प्लेट क्या है, एक एरिया का है, और पूरा प्लेट क्या है आपका, कनेक्टेड है इस वाले ब्लैक वाले प्लेट के साथ। रेड वाला ये वाला जो पोर्शन है ये जो आपका आउटस्टैंडिंग है। अब जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये जो कनेक्शन वाला चीज़ है ये तो प्लेट के साथ साथ बिहेव करेगा। यहाँ पे अगर आपका एक इस तरह से प्लेट लग रहा था, ब्लैक वाला प्लेट जो भी हम यहाँ बनाए हुए हैं, इसके साथ ये वाला जुड़ा हुआ है, तो ये तो इसके साथ साथ बिहेव करेगा। तो ये आगे की तरफ अगर मान लीजिए इसमें खींचने का आने लगा, एक्सियल मान लीजिए डिफ्लेक्शन आना हुआ, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आगे बढ़ेगा 8 mm फॉर एग्जांपल। अब ये आउटस्टैंडिंग वाला लेग तो किसी से कनेक्टेड है नहीं, जितना फोर्स लगा उसके हिसाब से ये आगे जाना चाहेगा, तो ये वाला पोर्शन जो है ये खींच करके कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आप फील कर सकते होंगे अब कि ये जो फ्री वाला आउटस्टैंडिंग वाला पोर्शन है ये ज़्यादा आपका बाहर की तरफ फूल हो जाएगा। इसमें टोटल रिफ्लेक्शन आ जाएगा 25 mm का, और इधर टोटल रिफ्लेक्शन आएगा 8 mm का। मतलब आपका जो रेक्टेंगुलर शेप का एंगल सेक्शन था वो एक जैसे लोड पड़ा, एक्सेस लोड हुआ, तो ये खींच करके इधर 25 और ऐसे करते करते ग्रेजुअली इधर 8 ऐसे करके यहाँ पे आकर के ऐसे हो गया। तो ये मेंबर क्या हुआ, इतना दूर में एक ज़्यादा आपका डिफ्लेक्शन आ गया, खिंचाव आ गया, इतना दूर में कम खिंचाव आ गया। तो दोनों लेकिन है तो जुड़ा हुआ एक ही, यहाँ से दोनों तो जुड़ा ही हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन आया ये ओवरऑल आपके यहाँ तक, यहाँ से ले करके यहाँ तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का नाम ये जो खिंच गया, इसके खींचने से पूरे मेंबर में अपना जो फोर्स लेने का कैपेसिटी था वो चेंज हो गया, वो आपका रिड्यूस हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। तो ये आउटस्टैंडिंग क्या किया, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। अदरवाइज अगर ये पूरा प्लेट होता तो यहाँ 8 का डिफ्लेक्शन था, यहाँ भी 8 का डिफ्लेक्शन होता, पूरा आपको एक्सिस से बराबर आगे डिफ्लेक्शन होता। तो ये जो अनइक्वल डिफ्लेक्शन हुआ ना दोनों लेग्स में, आगे पीछे का जो डिफ्लेक्शन हुआ वो आपको क्या हुआ, आपको अगर कमर से ऊपर में कोई आपको राइट साइड में फोर्स लगा है, कमर से नीचे कोई आपको लेफ्ट साइड में फोर्स लगा है, तो आपके कमर के पास आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही उसी जो ये आपका फिनोमेना जो हो रहा है आपके बॉडी में कि हाफ बॉडी राइट जा रहा है, हाफ बॉडी लेफ्ट जा रहा है, वो क्या कर रहा है, आपका जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर दे रहा है। जितना आप इफिशिएंटली पहले काम कर पा रहे थे उतना अभी ये फोर्स लगने के बाद नहीं काम कर पाएंगे। तो जब भी टेंशन मेंबर में एंगल सेक्शन यूज़ करते हैं तो ये शियर लैग का इफेक्ट आता है, आता प्लेट में भी है, लेकिन प्लेट का जो ज्योमेट्री है वो उसको क्या करता है, काउंटर कर लेता है। एंगल का ज्योमेट्री काउंटर नहीं कर पाता है।
इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि टेंशन मेंबर में प्राइमरीली क्या वो करता है, मतलब प्राइमरीली कौन सा फोर्स गवर्न करता है या कौन सा फोर्स प्राइमरीली एक्ट करता है। तो ऑप्शन में अगर शियर लैग दिया हुआ है तो यही दुनिया में हमेशा सबसे करेक्ट आंसर होता है। फिर उसके अलावा मान लीजिए बोल देगा यील्डिंग होता है, मान लीजिए बोल देगा रप्चर होता है, वो तो होता ही है, लेकिन एक वर्ड आपको लिखा प्राइमरीली। प्राइमरीली मतलब है कि मेनली आपका कौन सा चीज़ आपका गवर्न करता है टेंशन मेंबर में, वो शियर लैग करता है। अब ये शियर लैग क्या करेगा, यील्डिंग को भी खराब करेगा, रप्चर को भी खराब करेगा, ब्लॉक शियर को भी खराब करेगा। मतलब इन सारे की वजह से क्या होता है, ये कैपेसिटी आता है। मान लीजिए डिजाइन स्ट्रेंथ यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन से आया आपका 100 किलो न्यूटन, इस वाले स्ट्रेंथ की वजह से आ गया मान लीजिए 120 किलो न्यूटन, इस वाले के हिसाब से आ गया 200 किलो न्यूटन। तो आपको अगर बोला जाएगा कि एक इस टेंशन मेंबर में मैक्सिमम कितना लोड दें जो मेरा मेंबर सेफ रहे, तो आप बोलेंगे कि मैक्सिमम 100 किलो न्यूटन ही दीजिए। अगर इससे ज़्यादा का लोड आप देंगे, हो सकता है वो इसमें और इसमें फेल नहीं करेगा, मगर वो फेल किस में कर जाएगा, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन की वजह से फेल कर जाएगा। क्या होता है आगे समझाएंगे अभी। तो ये उसके वजह से आपको फेल कर जाएगा, इसीलिए आप कहेंगे कि मैक्सिमम जो है 100 लीजिए। शेयर लैग क्या करेगा, इसको 80 करवा देगा। अब अननेसेसरी 20 किलो न्यूटन का आपका जो एक मेंबर का कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग आपको लेग निकला हुआ है। तो जब इसको डिज़ाइन करते हैं आउटस्टैंडिंग लेग को, इस वाले को, तो हम लोग क्या करते हैं, इस आउटस्टैंडिंग वाले लेग का भी ध्यान रख लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला में। तो ध्यान रख लेने से क्या होता है, ये शेयर लैग का इफेक्ट जो है ये आपका काउंटर हो जाता है। अब आपके वाले इसमें सबसे अच्छी बात ये है कैलकुलेशन में कि आपको एंगल सेक्शन का न्यूमेरिकल नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो आपके सिलेबस के बहुत बियॉन्ड चला जाता है। आप आरसीसी मेन पढ़ रहे हैं और साथ में आपको स्टील का कुछ 2 चैप्टर्स पढ़ना है, और वो भी आपको जितना आप पढ़ रहे हैं भी इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। आपको कभी भी एंगल का न्यूमेरिकल नहीं देगा। ये शेयर लैग वाला कॉन्सेप्ट इसलिए बताए क्योंकि ऑब्जेक्टिव देगा, क्योंकि टेंशन मेंबर आप पढ़ रहे हैं और प्राइमरीली उसमें शेयर लैग ही गवर्न करता है, तो आपको इसलिए ऑब्जेक्टिव देगा कि प्राइमरी टेंशन मेंबर में कौन सा फोर्स लगता है, तो शेयर लैग होता है। ठीक है, ये इस चीज़ को बताने के लिए हम आपको ये पूरा स्टोरी समझाएं। अब किसी भी, अब हम लोग एंगल और प्लेट की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग जनरल बात कर लेते हैं किसी भी चीज़ की, कि कोई भी मेंबर आप यूज़ कर लीजिए टेंशन में, आपको बेसिकली आपको 3 फोर्स लगेंगे। एक लगेगा आपका यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, नाम का स्टोरी समझा देंगे, अपने आप नाम याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, और तीसरा है आपका ब्लॉक शेयर। अगर हम आपको ऐसे ही बोलेंगे कि रट लीजिए इसको, तो आप इसको रट लेंगे, आपको ब्लॉक शेयर तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यील्डिंग ऑफ क्रिटिकल सेक्शन कर देते हैं और रप्चर ऑफ ग्रॉस सेक्शन कर देते हैं, क्योंकि रट के गए हुए हैं। इसलिए एग्जाम में आना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि फेलियर कितने तरीके से हो सकते हैं टेंशन मेंबर में, या गवर्निंग फोर्सेस क्या है टेंशन मेंबर में। आपको यही वाली थ्योरी लिखना है और इसके साथ साथ इसका फॉर्मूला लिखना है जो आगे आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल थ्योरी ऐसा ही होता है, उसमें पूरा स्टोरी कहानी नहीं लिख देना है कि ये लिखे जा रहे हैं, उसको बताना है कि ये कौन सा फोर्स है, उसका फॉर्मूला बताना है, और फॉर्मूला में जो जो चीज़ यूज़ की उन सब का फुल फॉर्म बता दीजिए। जैसे FY लिखे हैं तो FY किसको बोलते हैं, अगर FU लिखे हैं तो FU किसको बोलते हैं, ये इस तरह से एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या होती है ये समझिए। जब भी हम लोग आपको हम पढ़ाए थे, जब वोल्टेज कनेक्शन बता रहे थे तो हम आपको बोले थे कि ये मेरा एक प्लेट है, इस प्लेट में हम यहाँ से ऐसे करके होल कर दिए। अब हम आपको बोले कि अगर एक फोर्स है, टीयरिंग फोर्स, हम आपको बताए थे कि वोल्टेज कनेक्शन में क्या होता है, शेयरिंग, बियरिंग, ये दोनों किस में होगा, बोल्ट में होगा। और प्लेट का एक फेलियर था टीयरिंग, जिसकी वजह से प्लेट फेल कर सकता है, ये प्लेट के केस में था। बाकी 3 तरह के और फेलियर थे जो आपके ठीक ठाक हो जाते हैं, बस इसका पिच गेज को ध्यान में रख देंगे तो कैलकुलेशन में यही 3 यूज़ होते हैं। अब बोल्ट का तो डिस्कशन अभी फिलहाल हम लोग कर नहीं रहे हैं, क्योंकि बोल्ट के बारे में बस जितना बताना था उतना ही बताना है, आगे यूज़ होगा जहाँ पे बता देंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्लेट के फेलियर की। अगर हम बोलेंगे प्लेट टीयरिंग में फेल हो रहा है, तो हम आपको बताए थे कि या तो वो यहाँ से फेल हो सकता है, या तो वो यहाँ से फेल हो सकता है, यहाँ से भी फेल हो सकता है। तो इसमें सबसे क्रिटिकल वाला कौन सा सेक्शन है जहाँ से फेल होने के चांसेस है, तो आपको बताए थे हम कि जहाँ पे आप होल करते हैं। स्पाइरल बाइंडिंग वाले कॉपी का एग्जांपल दिए थे कि स्पाइरल बाइंडिंग वाले कॉपी को अगर आप टीयर करेंगे तो जहाँ पे होल है वहीं से पेज सबसे पहले टीयर होना चाहता है।
ठीक है, तो ये मेरा कहलाता है क्रिटिकल सेक्शन। इसीलिए हम आपको वो इतना सारा जो लेक्चर दिए, नहीं तो यहाँ पे फिर हमको समझाना पड़ता कि बोल्ट में होल कैसे किए, क्या किए, इसलिए हम आपको पहले वो सारा चीज़ समझा दिए। तो क्रिटिकल सेक्शन जो है वही मेरा सबसे पहले फेल होता है। इस पे जो हम एरिया निकालते हैं, जैसे यहाँ जो हम एरिया निकालते हैं, ये क्या होता है, ग्रॉस एरिया। ऑब्वियसली पूरा प्लेट है, यहाँ पे फुल है तो फुल एरिया को ही ग्रॉस एरिया बोलते हैं। यहाँ पे प्लेट में छेद कर दिए, अब यहाँ पे टोटल लेंथ मेरा, जैसे अगर ये 300 था फॉर एग्जांपल, तो अब ये 300 नहीं मिल करके हो सकता है 220 मिलेगा। तो अब 220 के हिसाब से जो एरिया होगा वो कम होगा ग्रॉस एरिया से। इस क्रिटिकल सेक्शन पे जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं नेट एरिया। ठीक है, अगर बोला जाए, आप अब प्रैक्टिकली सोच करके देखिए, अगर आपको बोला जाए कि इस प्लेट को, इस वाले शीट पे डायग्राम ही अच्छा नहीं बनता है, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि यही आपका प्लेट है, इस प्लेट को हम कैसे बनाएं, इस तरह से बना देते हैं। अब ये प्लेट है, मान लीजिए इसमें इस तरह से टेंशन फोर्स लग रहा है। अगर हम आपको बोले कि इस टेंशन फोर्स को लगाइए, इतना लगाइए कि ये मेंबर जो है आपका टूट जाए, तो ये मेंबर टूटेगा कैसे, आप शो में पढ़ते हैं, ये ऐसे आगे बढ़ता चलेगा, फिर इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे कम होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे नेकिंग वाला ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा। कुछ मतलब रफली ऐसा बना दिए क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है ड्राइंग बनाने में। तो आपका यही वाला जो प्लेट है, ये यहाँ तक का क्रॉस सेक्शन तो आप देखे थे, आप उसको खींचना शुरू किए, धीरे धीरे आपका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम होना शुरू हुआ, और फिर यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके नेकिंग आएगा, और लास्ट में आकर के वो कुछ ऐसा शेप का बन जाएगा। ठीक है, अगर हम आपको बोलेंगे होल वाले जगह में से, मान लीजिए जैसे हम आपको यही एग्जांपल दे रहे थे कि यहाँ पे मान लीजिए मेरा ऐसे होल बना हुआ है, अगर हम बोलेंगे कि इस वाले सेक्शन पे फोर्स लगाइए, तो ये वाला आपका कैसा होगा, ये डायरेक्टली आपका टूट करके, ये जैसे आप फोर्स लगाए इसमें, ऐसा आप इसमें फोर्स लगाना चाह रहे हैं, और इसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे करके होल बना हुआ है, तो होल बना हुआ है तो ऑब्वियसली ये ऐसा शेप खराब नहीं होगा, ये डायरेक्टली यहाँ से इतना सा पोर्शन ऐसे करके टीयर होकर के आपको बाहर आ जाएगा, ये ऐसे करके डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मेंबर कॉम्पैक्ट है, मतलब फुल है, मतलब ग्रॉस है, अगर आपका पूरा फुल मेंबर की बात की जा रही है और उस पर आप लोड लगा रहे हैं एक्सेस, तो उसमें आपको क्या हुआ, यहाँ से ले करके यहाँ तक में आपको क्या मिला, यील्डिंग मिला ना, मतलब आपका मेंबर का इलोंगेशन हो गया, मेंबर है कुछ उसका साइज़ कम हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड होना, मतलब खींच रहे हैं तो उसका लेंथ ज़्यादा हो गया। तो आपको अगर कोई आपको कहेगा कि आपको रिजल्ट क्या मिला, तो आप कहेंगे सर एरिया बहुत बढ़ गया है इसका। अलग बात है कि स्ट्रेंथ इसका कम हो गया है। अब आपको इस टोटल का एरिया तो ये वाला हो गया ना, जो पहले ये वाला था, लेकिन धीरे धीरे क्रॉस सेक्शन कम होते जा रहा है, तो आपको ये क्या हो गया, इसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया। अल्टीमेटली ये आपको क्या हो गया कि आपका वेस्ट हो जाता है। इफेक्ट दोनों बराबर ही दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पैक्ट था, आपको एरिया आपको कम था, लेकिन आपका सिग्मा जो है वो आपका ज़्यादा था। यहाँ पे सिग्मा आपका कम होता चला गया, लेकिन एरिया आपका बढ़ गया, तो बात दोनों एक ही पड़ रहा है। तो आप ये चीज़ फील कर सकते हैं कि कोई कॉम्पैक्ट या ग्रॉस सेक्शन होगा, उसमें जब एक्सेस फोर्स लगाएंगे तो उसमें फेलियर किसको मानेंगे हम लोग, टूटने को नहीं फेलियर मानते हैं ना। आरसीसी में ही आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि हम लोग कर रहे हैं इलास्टिक एनालिसिस, हम लोग सिर्फ यहाँ तक की बात करते हैं, आगे वाले को हम लोग स्ट्रेट मान लेते हैं। रीज़न यही था कि हम लोग प्लास्टिक सेक्शन में जाएंगे ही नहीं, प्लास्टिक सेक्शन में जाएंगे तो फिर वो परमानेंट डिफ्लेक्शन को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर प्लास्टिक एनालिसिस आएगा, प्लास्टिक हिंज आएगा, वो चीज़ आप पढ़ते ही नहीं है, अभी वो एमटेक का पार्ट होता है। हम लोग अभी बात रख रहे हैं कि लोड लगाए तो डिफॉर्मेशन आया, लोड हटाए तो डिफॉर्मेशन वापस हो गया, मतलब इलास्टिक रेंज की बात कर रहे हैं। तो मेरा हमको जो बात है वो इलास्टिक रेंज की बात है। तो मेरा जो प्लेट फेल होगा वो हम जैसे ही ये मेरा ये क्रॉस सेक्शन चेंज होना शुरू करेगा, जहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाना शुरू होगा, हम वहाँ पे इसको फेलियर मान लेंगे। इसका मतलब है कि जहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, ये जो मेरा पहले रिजल्ट थोड़ा सा प्लेट का आगे बढ़ा साइज, उसके बाद हम उसको मान लिए कि अभी ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया। इसका मतलब है कि अभी वो टूटा नहीं, हम मान लिए कि मेरे काम का नहीं रहा, इसको बोले हम लोग यील्डिंग। इसको हम एग्जांपल देके समझाए कि अगर आप खींचेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा वो शायद, और उसके बाद टूटेगा, तो आपको अल्टीमेटली आपका प्लेट के साइज में क्या मिला, यील्डिंग मिला,
यील्डिंग मतलब होता है कि कोई रिजल्ट मिलना आपको, तो आपको कुछ रिजल्ट मिला कि हाँ ये बढ़ता चला गया, फ़ायदा मिला कुछ एरिया का, तो किस में यील्डिंग होगा? हमेशा ग्रॉस सेक्शन में ही होगा। अब जैसे ही आप उसको क्रिटिकल सेक्शन कर देंगे, मतलब आप उसमें होल कर देंगे, उस प्लेट को आप कमज़ोर कर देंगे, फिर जैसे ही आप सेम उतना ही फोर्स दोबारा लगाएंगे, अब ये वहाँ तक नहीं जाएगा क्योंकि अब इसमें इलॉन्गेशन होना ही नहीं है, ये क्या होगा, कागज़ की तरह से टीयर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली रप्चर हो जाना। रप्चर मतलब ही होता है कि कुछ टूट जाना, खराब हो जाना, पंक्चर हो जाना, इस तरह से किसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रप्चर होना। तो ये क्या हो गया, रप्चर हो गया। ऑब्वियसली रप्चर कब होगा, जब आप सेक्शन को खराब कर देंगे, चाहे होल बना देंगे उसमें, चाहे आपका वहाँ पे कोई ऐसा कोई आपका मार्किंग आ जाएगा जिससे आपको टीयर होने में उसको आसानी होगा। मतलब टीयरिंग में हम लोग हेल्प करवा देंगे किसी चीज़ से। तो हम लोग जनरली कनेक्शन में किससे हेल्प करवाते हैं, बोल्ट होल कर देते हैं। बोल्ट होल कर देते हैं तो अपने आप प्लेट का साइज़ कम हो जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि ग्रॉस सेक्शन होगा तभी तो यील्डिंग होगा ना, और अगर क्रिटिकल कर देंगे, सेक्शन को होल कर देंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ से फेल होने वाला है। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि एक ग्रॉस सेक्शन जब यील्ड होता है उसकी वजह से एक टाइप का फेलियर है, और क्रिटिकल सेक्शन जब मेरा टीयर हो जाता है उसके वजह से दूसरे टाइप का फेलियर है। और इन दोनों को जो कंबाइन कर देते हैं तो वो आता है ब्लॉक शेयर। तो तीसरा वाले के लिए तो कोई कहानी आपको जानने की नहीं ज़रूरत है, आपको ये पहला समझ में आ गया, आपको ये दूसरा समझ में आ गया। मेंबर आपका खींचा और मेंबर आपका फटा, ये दो फिनोमेना हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे तो ब्लॉक शेयर का फिनोमेना बन जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं तीनों के लिए आपको फॉर्मूलाज निकालना है। अब इसमें जो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, हम बता देते हैं, शायद आपको तब समझ में आ जाएगा कि जब भी हम लोग यील्डिंग की बात कर रहे हैं, मतलब टूटने की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग शायद FY की ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर हम बना दें माइल्ड स्टील का, ऐसा था। हम लोगों का यहाँ पे FU था, हम लोग क्या कर रहे थे, इलास्टिक लिमिट जहाँ है वहीं पे उसको FY मान के चल रहे थे, ये FU था। तो अगर हम बात कर रहे हैं फेलियर की ग्रॉस सेक्शन की, तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में फेल होगा, और यील्डिंग मतलब क्या, इलास्टिक से प्लास्टिक हो रहा है, तो हम लोगों का जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस की बात होगी स्टील की, वो FY की बात होगी। जब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन पे, तो वहाँ पे यील्डिंग पहुँच ही नहीं रहा, सीधा फेलियर हो जाएगा डायरेक्टली, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा। फिर हम लोग वहाँ पे अल्टीमेट के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करेंगे। क्यों बताएं हम ये FY और FU का स्टोरी अभी, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग आज का क्लास एंड करेंगे। अब धीरे धीरे जो नेक्स्ट वाले क्लास में जब हम आपको फॉर्मूला डिराइव करेंगे और इसको एक्सप्लेन कर देंगे पूरा, उस समय जब फॉर्मूला में आप देखेंगे तो आपको याद रखने में उस समय आसानी होगा, क्योंकि फॉर्मूला सब एक जैसा दिखने वाला है आपको आगे। और उसमें आपको ग्रॉस सेक्शन में FU होगा कि FY, एग्जाम में ये भूल जाते हैं आप अगर रट के सारी चीज़ों को जाएंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि जब यील्डिंग हो रहा है तो FY पे ही तो यील्डिंग होगा ना, और टूट रहा है तो FU पे ही टूटता है कोई भी चीज़। तो इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन होगा FU भी और FY भी, न्यूमेरिकल में आपको यूज़ कौन सा करना है वो चीज़ आपको समझाने के लिए कि फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, लेकिन फॉर्मूला याद करने में भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि FU और FY एग्ज़ाम के प्रेशर में याद नहीं आता है। तो लॉजिक से याद कर लीजिएगा, अगर कभी मिस हो रहा हो कि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग वाला फॉर्मूला निकाल रहे हैं, FU हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, रप्चर वाला क्रिटिकल सेक्शन निकाल रहे हैं, FY हो ही नहीं सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग अब आज जो डिस्कशन किए, ये टोटल आपको एक तरह से यूनिट्स में अंदर जाते जाते थ्योरीज को समझाने में कुछ इतना डिस्कशन हम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों का अभी एग्जैक्टली रिस्पॉन्स यहाँ से पता चलेगा। जो आपका यूनिट नंबर 1 हम आपका स्टार्ट किए हैं, इससे आपको समझ में आएगा हमको कि आप लोगों का रिव्यू क्या है। तो इनकेस अगर आपको कोई भी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स आप लोग कोर्स को देखते हैं, क्योंकि पता चलेगा कि इसको समझाने के लिए हम सही से, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, और हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट इस कोर्स को पढ़ रहे हैं उनको स्टील स्ट्रक्चर में या टेंशन मेंबर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ बेटर करने का कुछ और आइडिया होगा, या आपको अगर कोई एक डाउट आता है जिससे हमको ये समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट को कहाँ पे आकर के प्रॉब्लम हो रहा है, किस चीज़ के आगे वो नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम उस हिसाब से फिर मॉडिफिकेशन भी कर देंगे लेक्चर्स में, ताकि उस पार्टिकुलर चीज़ का भी ध्यान रखें। आखिर आपके डाउट्स को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो हम अपने लेक्चर को ही उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि जो स्टूडेंट समझ चुके हैं उनका तो फ़ायदा है ही, और जिनको एक पार्टिकुलर चीज़ में डाउट हो रहा है वो भी हम साथ साथ उसके कवर कर लेना चाहते हैं। अभी तक हम अपने हिसाब से
लगभग सारी चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो आपके रिव्यू पे पता चलेगा कि जो मेरा ये कोशिश है, स्टील स्ट्रक्चर में हमको रिव्यू इसलिए चाहिए क्योंकि ये सबके समझ में अलग अलग तरीके से आता है। आरसीसी में हम आपको अभी तक रिव्यू के लिए इसलिए नहीं बोले क्योंकि उसमें ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो हमेशा से पढ़ाते आए हैं और वो उसी तरह से ही आपको समझ में भी आएगा बेस्ट। लेकिन आपको स्टील स्ट्रक्चर में हमको खुद ही इस बात का श्योर नहीं है कि आपको ये कितना समझ में आ रहा होगा। इसलिए अपने रिव्यू दीजिए, बताइए कि अगर लेक्चर पसंद भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है तो भी बता दीजिए, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम भी हो रहा है तो ज़रूर डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो आई होप आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप हम आज जो भी चीज़ डिस्कस की हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।